दोस्तों, जय सिनेमा। बॉलीवुड की बातों के साथ मैं सैयद आसिफ जाह एक बार फिर। इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री पर अगर निगाह डालें तो राजेश खन्ना बॉलीवुड की हिस्ट्री में, इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में एक ऐसा नाम है जिसके साथ सुपरस्टार शब्द पहली बार ऑफिशियली जुड़ा। 1969 से 1972 के बीच लगातार 15 सोलो हिट्स देने का उनका रिकॉर्ड आज भी पत्थर की लकीर बना हुआ है। लेकिन जिस शख्स को देखने के लिए कभी सड़कों पर ट्रैफिक थम जाता था, उसकी कहानी का आखिरी चैप्टर बेहद दर्दनाक और तन्हाई से भरा हुआ। राजेश खन्ना, जिनका असल नाम जतिन खन्ना था, अमृतसर की गलियों से निकलकर मुंबई के थिएटर ग्रुप्स तक पहुंचे थे। उनकी शुरुआत आसान बिल्कुल नहीं थी। मेरे देश के गांव नाम का एक नाटक, जिसमें पहली बार उनको स्टेज पर आने का मौका मिला और सिर्फ एक डायलॉग उन्हें बोलना था, और वो इकलौती लाइन थी, जी हुजूर साहब घर पे हैं। मगर इसको बहुत याद करने के बावजूद, बहुत मेहनत करने के बाद भी उन्होंने इसे उल्टा करके बोल दिया कि जी साहब हुजूर घर पर हैं। और इसे गलत बोलने पर वो रात भर रोए, लेकिन उसी हार ने उनके अंदर आग एक ऐसी जलाई जिसने उनको आगे के जीवन में बहुत मदद की। जतिन से राजेश खन्ना बनने का सफर भी गेलॉर्ड रेस्टोरेंट की मुलाकातें, अंजू महेंद्रू के साथ उनकी शुरुआत की केमिस्ट्री और उनके कड़े संघर्ष से होकर गुजरा। कार्टर रोड पर स्थित उनका बंगला आशीर्वाद कभी बॉलीवुड का पावर सेंटर हुआ करता था। ऐसा कहा जाता है कि प्रोड्यूसर्स वहां लाइन लगाकर खड़े रहते थे और काका अक्सर उन्हें घंटों इंतजार कराते थे। मगर उनका जलवा ऐसा था कि लड़कियां उनकी सफेद फिएट कार को चूम कर अपनी लिपस्टिक से लाल कर देती थी। 1969 से 1972 के बीच राजेश खन्ना ने लगातार 15 सोलो सुपरहिट फिल्में देकर एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जिसे आज तक कोई खान, कोई कपूर तोड़ नहीं सका। उन्होंने कार्टर रोड पर राजेंद्र कुमार जी से आशीर्वाद बंगला खरीदा 2.5 लाख रुपए में, और यह बंगला बॉलीवुड का एक नया तीर्थ स्थल बन गया। उस दौर में आशीर्वाद के बाहर प्रोड्यूसर्स की लाइन लगती थी। काका का अपना एक रॉयल स्टाइल था। वो सिल्क की लुंगी और कुर्ते में अपनी ऊंची कुर्सी पर बैठते थे और दरबार लगता था। सफलता का नशा ऐसा था कि वो लोगों को घंटों इंतजार कराते। जो चाहा वो पाया, जो मांगा वो मिला, और शायद इसी बेहिसाब शोहरत ने उन्हें यह यकीन दिला दिया कि यह वक्त कभी खत्म नहीं होगा। शोहरत का नशा काका के सर पर ऐसा सर चढ़ा कि वो इसमें डूबते ही चले गए। कहा तो यह भी जाता है कि यह वो वक्त था कि जब काका को लगने लगा कि वो इंसान नहीं बल्कि खुद भगवान है। लोग बताते हैं कि काका आईने के सामने खड़े होकर खुद से बातें करते थे और वो कहते थे कि ये सब क्या है, क्यों है, ऐसा तो नहीं कि मैं ही भगवान हूं। और फिर वो खुद अपने आप को अश्योर करते थे कि हां, मैं ही भगवान हूं, शायद मैं ही भगवान हूं। सफलता के उस दौर में काका के पास दुनिया की हर नेमत मौजूद थी। दौलत थी, शोहरत थी, ताकत थी। बस अगर नहीं था तो इस बात का एहसास कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। फिर वक्त का पहिया घूमा और 1973 के बाद अमिताभ बच्चन का उदय हुआ और काका का सितारा ढलने लगा। समय बदला और अमिताभ का एंग्री यंग मैन का दौर शुरू हुआ, लेकिन असल दर्द उनकी प्रोफेशनल नाकामी से ज्यादा उनकी पर्सनल लोनलीनेस का था काका को। और यह दर्द पेशेवर नाकामी का नहीं था, अकेलेपन का था। जैसे बदलते वक्त के साथ सारी दुनिया ने राजेश खन्ना से मुंह मोड़ लिया था। जीवन के आखिरी बरसों में आशीर्वाद बंगला, जो कभी महफिलों और ठहाकों से गूंजता था, एकदम खामोश हो गया।
वो बंगला जहां कभी पैर रखने की जगह नहीं होती थी, वहां सन्नाटा पसर गया। काका, जिन्हें लोगों के बीच घिरे रहने की आदत थी, अब पूरी तरह अकेले पड़ गए थे। अपने आखिरी सालों में काका बिल्कुल अकेले पड़ गए। वो शख्स जिसे हजारों की भीड़ हर वक्त घेरे रहती थी, अब एक कमरे में कैद होकर रह गया। काका अक्सर खिड़की के पास बैठकर समुद्र को घंटों निहारते रहते। जो प्रोड्यूसर्स कभी उनके जूतों के पास बैठते थे, उन्होंने काका का फोन तक उठाना बंद कर दिया। यह अलूफनेस उन्हें इतनी चुभती थी कि वो अक्सर तन्हाई में फूट फूट कर रोने लगते थे। कभी कभी वो रात के अंधेरे में बालकनी में खड़े होकर पुराने दिनों की भीड़ को याद करते, पर अब वहां सिर्फ लहरों का शोर बाकी था। अपने आखिरी दिनों में काका अक्सर खिड़की के पास बैठकर समुद्र को घंटों निहारते रहते थे। अपनी इस तन्हाई और बदलते वक्त की बेरुखी को याद करके वो रो पड़ते थे। राजेश खन्ना के जीवन की शाम जितनी खामोश थी, उनके गाने उतने ही मुखर उनके अकेलेपन की गवाही देते। उनकी फिल्मों के गाने उनकी जिंदगी के उतार चढ़ाव और आखिरी दिनों की तन्हाई को समझने के लिए उनकी फिल्मों के गाने ये सिर्फ संगीत नहीं, बल्कि ऐसा लगता है कि जैसे उनके दिल की आवाज लगते हैं। और ये गाने उन्हें उनकी मेलंचोली को और उनकी तन्हाई के दौर को बखूबी बयान करते हैं। जैसे कहीं दूर जब दिन ढल जाए, ये गाना राजेश खन्ना के करियर और उनकी असल जिंदगी का सबसे बड़ा आईना है। योगेश के लिखे शब्द, मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, आज सुनने पर ऐसा लगता है कि जैसे काका आशीर्वाद की बालकनी में बैठकर अपने सुनहरे अतीत को याद कर रहे हैं। यह उनका गाना जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, आपकी कसम 1974, इस गाने की एक एक लाइन उनके आखिरी दिनों की हकीकत को बयान करती है। वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जब शोहरत और लोग उन्हें छोड़कर चले गए तो काका अक्सर इसी हकीकत से रूबरू होते थे कि गुजरा हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता। या ये कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अमर प्रेम 1972, भले ही ये एक रोमांटिक फिल्म गाना था, मगर इसमें जो बेबसी और हैरानी का भाव है वो उनके पतन, उनके डाउनफॉल के दौर के सटीक निशानी है। कैसे एक इंसान अर्श से फर्श पर आ जाता है, और ये गाना उस कंफ्यूजन और उस पेन को एक्सप्लेन करता है। या नमक हराम 1973 का गाना, दिए जलते हैं फूल खिलते हैं, इस गाने में दोस्ती और वफादारी की बात है। अपने आखिरी दिनों में जब काका अकेले थे तो शायद उन्हें उन पुराने दोस्तों और वफादारों और करीबियों की सबसे ज़्यादा याद आती होगी जो आशीर्वाद की सीढ़ियां चढ़ना भूल गए थे। सफ़र 1970 का गाना, जिंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। ये गाना काका के जीवन के उस रहस्यमयी अकेलेपन को दर्शाता है जिसे उन्होंने दुनिया से छुपा कर रखा। उनकी मुस्कान के पीछे कितना दर्द था, यह सिर्फ वही जानते थे। राजेश खन्ना ने अपनी आखिरी फिल्म की शूटिंग के दौरान और अपने आखिरी वीडियो मैसेज में पुरानी जिंदादिली दिखाने की कोशिश की, लेकिन उनकी आंखों की गहराई में छुपा अकेलापन साफ झलकता है। वो अक्सर कहा करते थे कि उन्हें लोगों की भीड़ से प्यार है, और शायद इसीलिए तन्हाई उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गई थी। राजेश खन्ना के जीवन का सबसे भावुक हिस्सा वो था जब उन्होंने अपनी तन्हाई और बदलते हुए वक्त को स्वीकार करना शुरू किया। उन्होंने कभी सीधे तौर पर अपनी कमजोरियों को जाहिर नहीं होने दिया, लेकिन कुछ खास मौकों और कुछ इंटरव्यूज में जब वो उनकी बातों से उनका अकेलापन झलक आता था। राजेश खन्ना ने अपने एक मशहूर इंटरव्यू में अपनी तन्हाई और सफलता के नशे पर बहुत ईमानदारी से बात की थी। उन्होंने एक बार कहा था कि जब मेरा बुरा वक्त आया और मेरी फिल्में फ्लॉप होने लगी तो मुझे अचानक ये लगने लगा कि मेरे चारों तरफ सन्नाटा है। जिस आशीर्वाद में सुबह से शाम तक मेला लगा रहता था, वहां अब सिर्फ मैं था और मेरी खामोशियां। और तब मुझे एहसास हुआ कि सुपरस्टार सिर्फ एक नकाब है, असल इंसान तो अंदर कहीं अकेला खड़ा है। कहा जाता है कि अपने आखिरी सालों में राजेश खन्ना अक्सर रात के वक्त आशीर्वाद की बालकनी में खड़े होकर
समुद्र की लहरों को देखते थे। वो अक्सर अपने करीबियों से कहते थे कि उन्हें उन फैंस की चीखें सुनाई देती हैं जो कभी उनके बाहर खड़े होकर उनका नाम चिल्लाते थे। जब वो पीछे मुड़कर देखते और वहां कोई नहीं होता तो वो फूट फूट कर रोने लगते। उन्हें अपनी तन्हाई से डर लगने लगा था। अपने निधन से कुछ पहले एक ऑडियो मैसेज उन्होंने रिकॉर्ड किया। उनकी आवाज़ भारी थी और उस पर उम्र का बोझ साफ सुनाई दे रहा था। इस मैसेज में उन्होंने कहा, मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, मेरा पैकअप का समय आ गया है। मैं अपनी ये दुनिया, अपनी ये शोहरत, अपना ये आशीर्वाद, सब कुछ यहीं छोड़कर जा रहा हूं। बस आपकी दुआएं साथ ले जाऊंगा। उनका ये मैसेज सुनकर पूरे देश की आंखें नम हो गईं। एक ऐसा इंसान जिसने पूरी दुनिया को प्यार करना सिखाया, वो खुद प्यार और साथ के लिए तरसते हुए विदा हुआ। राजेश खन्ना की कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। इंसान अपनी सफलता से नहीं बल्कि अपनी यादों से अमर होता है। भले ही उसके आखिरी दिन तन्हाई में बीते हों, लेकिन आज भी जब कोई आनंद या अमर प्रेम देखता है तो उसे वही पुराना मुस्कुराता हुआ, आंखों से बातें करता हुआ राजेश खन्ना नजर आता है। अपने अंतिम वर्षों में जब उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ी और इनकम टैक्स के भारी नोटिस आए, तब सलमान खान ने उनकी मदद की पेशकश की। सलमान उनका बंगला खरीदना चाहते थे और बदले में उन्हें बड़ी रकम के साथ साथ अपनी फिल्म में काम देने का भी वादा किया था। लेकिन काका का स्वाभिमान, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट उस वक्त भी मौजूद जिंदा थी। उन्हें ऐसा लगा कि लोग उन्हें सड़क पर लाना चाहते हैं और उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक आशीर्वाद नहीं छोड़ा, भले ही वहां उनके साथ उनकी तन्हाई के अलावा और कोई न रहा। 2012 में जब राजेश खन्ना का निधन हुआ तो मुंबई की सड़कों पर फिर वही जनसैलाब उमड़ा। फिर वही जनसैलाब दिखाई दिया जो उनके सुपरस्टार के दिनों में दिखता था। लेकिन अफसोस, वो भीड़ काका को तन्हाई से निकालने के लिए बहुत देर कर चुकी थी। राजेश खन्ना की कहानी हमें सिखाती है कि शोहरत और तन्हाई एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वो एक ऐसे डार्क स्टार थे जिन्होंने चमकना तो खुद से सीखा, लेकिन ढलना उनकी किस्मत में लिख दिया था। जय सिनेमा, जय बॉलीवुड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।